अगर आप रामगिरी महाराज के खिलाफ बोलेंगे तो हम आपके मस्जिदों में घुसेंगे, आपके घरों में घुसेंगे और आप पर हमले करेंगे हम लोग बोलकर। नामी शख्स को अरेस्ट किया गया और ना ही उनके डिफेंस में आने वाले इस नालायक एमएलए नीतीश राणा नामी एमएलए को जो है अरेस्ट किया गया। डे बाय डे देश के हालात जो है मुसलमानों की तरफ जो है मुकम्मल तरीके से अटैक की जानिब निकले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री भी इसको लेकर खामोश हैं, गृह मंत्री भी इसको लेकर खामोश हैं। तो एक बुजुर्ग पर सिर्फ जो है 70-72 साल की उम्र रखने वाले बुजुर्ग पर एक ऐसे नौजवान जो भरपूर ताकत रखने वाले नौजवान एक बुजुर्ग पर अटैक कर रहे हैं। तो लोगों को सिर्फ गौरक्षक नामी जो ये झुंड जो निकला हुआ है इस देश के अंदर, ये देश को फना करने के लिए निकला। मैं आप लोगों के सामने बताता हूं। ये गौरक्षा के नाम पर 2 लोगों को मारा गया, जिसमें जो है एक की डेथ हो गई और एक अभी भी जख्मी है। मिश्रा नामी एक बच्चे को, मासूम बच्चा 15, 16 या 17 साल का बच्चा पीयूसी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चे पर मुसलमान है समझकर अटैक किया गया। और मैं बताता हूं आप लोगों के सामने, जो लोग उसका मर्डर किए हैं बच्चे का, वो उसके बाप के सामने आकर गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं और ये अल्फाज निकाल रहे हैं अपने जबान से कि हम मुसलमान है समझकर मारे बोलकर। करता हूं उस बच्चे के माँ बाप को, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह खुले तौर पर कहा कि अगर वो मुसलमान भी होता तो उसे मारने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? आपको बंदूक चलाने का अधिकार किसने दिया? आपको कानून का हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? और वहां के हरियाणा के सीएम अपना स्टेटमेंट देते हैं, बेशर्म सीएम मैं कहना चाहता हूं, कौन की दुकानों को जलाया गया, एक जलाकर उसे जो है ढेर या फिर शमशान की शक्ल में बदल दिया गया है। कौन है इसका जिम्मेदार? इतना सब कुछ देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश और जो है गृह मंत्री खामोश। ट्रेन में काम कर रहा है, कहीं गौरक्षा के नाम पर काम कर रहा है, कहीं मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम में फसाद फैलाने के लिए काम कर रहा है, कहीं मस्जिदों में जो है तोड़फोड़ करने का काम कर रहा है, कहीं जो है बस्तियों को जलाने का काम कर रहा है। जिसमें नीतीश राणा नामी एक शख्स एमएलए है, जिसमें हमारे शहर के, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कि हेट स्पीच के अंदर हमारे शहर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल भी कहीं पीछे नहीं है। ये हैदराबाद में एक नालायक एमएलए है राजा सिंह नामी, ये भी इसके हेट स्पीच जो है मुल्क भर में वायरल है। ये अनुराग ठाकुर नामी एक शख्स है बीजेपी का, तो इसके भी हेट स्पीच की जो है कई स्पीच की वजह से कई दंगे फसाद देश में हुए। नीतीश राणा को साफ तरीके से बताना चाहता हूं कि ये देश हिंदुओं से नहीं चलता, ये देश मुसलमान से नहीं चलता, ये देश जातिवाद से नहीं चलता, या फिर इस देश में जो है बैठी बीजेपी गवर्नमेंट से भी ये देश नहीं चलता। ये देश अगर किसी के कानून पर चलता है तो बाबा साहेब अंबेडकर के लिखा गया कानून पर चलता है। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। सर, जो आज देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप यस न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया और अपने इस बात को रखने का मौका दिया। जैसा कि आपने सवाल किया कि जिस कदर देश में हालात चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने इस बात को बताना या वाज़ह करना ज़रूरी समझता हूं कि जिस कदर बीजेपी हुकूमत सेंट्रल में जब से है, तब से लेकर आज तक देश के हालात बद से बदतरीन की तरफ निकलते जा रहे हैं। इन दिनों जैसा कि मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक रामगिरी नामी एक शख्स ने तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और उसके डिफेंस में आते हुए एक बीजेपी एमएलए जिसका नाम नीतीश राणा नामी एक बीजेपी एमएलए एक हेट स्पीच देता है, जिसमें वो ओपन चैलेंज कर रहा है मुसलमानों को कि अगर आप रामगिरी महाराज के खिलाफ बोलेंगे तो हम आपके मस्जिदों में घुसेंगे, आपके घरों में घुसेंगे और आप पर हमले करेंगे हम लोग बोलकर। लेकिन अफसोस इस बात का है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि इतना सब कुछ बोलने के बावजूद एक तो ना रामगिरी नामी शख्स को अरेस्ट किया गया और ना ही उनके डिफेंस में आने वाले इस नालायक एमएलए नीतीश राणा नामी एमएलए को जो है अरेस्ट किया गया, और ना ही जो है किसी किस्म की कार्रवाई की गई। इन दिनों लगातार डे बाय डे देश के हालात जो है मुसलमानों की तरफ जो है मुकम्मल तरीके से अटैक की जानिब निकले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री भी इसको लेकर खामोश हैं, गृह मंत्री भी इसको लेकर खामोश हैं और सीएम भी इसको लेकर खामोश है। मैं आपके सामने अगर कुछ जिक्र करूं तो
एक तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला मामला पेश आया रामगिरी नामी शख्स के जानिब से। फिर उसके डिफेंस में उतरने वाला नीतीश राणा नाम का एक एमएलए का एक हेड स्पीच सामने आया। सबसे अफसोस वाली बात इसमें यह है कि एक नीतीश राणा नामी एमएलए से पूरे गृह मंत्री से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट के को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि आप मंच पर खड़े होकर यह बात ओपनली कह रहे हैं कि हम चाहे यहां से कुछ भी बोलें या फिर कुछ भी करें, हमारे ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी और हमें जो है किसी किस्म की अरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का है और हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होगी बोलकर आप हिंदू जो है नागरिकों को एक उकसाने वाला काम कर रहे हैं, ताकि उन नौजवानों की तरफ से इस देश को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाए। ये आपका मंशा है, ये आपका इंटेंशन है, इंटेंशनली आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और ओपन चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां है अमित शाह, कहां है जो है महाराष्ट्र के सीएम, इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहां है? इतना ओपन बोलने के बावजूद भी आपको चैलेंज किया जा रहा है, आपकी जो है ड्यूटीज को चैलेंज किया जा रहा है, इसके बावजूद भी आप खामोश हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। और एक बात मैं नीतीश राणा को साफ तरीके से बताना चाहता हूं कि ये देश हिंदुओं से नहीं चलता, ये देश मुसलमान से नहीं चलता, ये देश जातिवाद से नहीं चलता, या फिर इस देश में जो है बैठी बीजेपी गवर्नमेंट से भी ये देश नहीं चलता। ये देश अगर किसी के कानून पर चलता है तो बाबा साहेब अंबेडकर के लिखा गया कानून पर चलता है। तुम्हारे शायद भड़वे राज कर रहे होंगे, लेकिन कानून जो है बाबा साहेब अंबेडकर का लिखा हुआ तुम्हें कहीं ना कहीं जो है इस कानूनी कार्रवाई के जरिए अटका कर रहेगा और तुम्हें जो है परेशान करके ही रहेगा। जिस कदर तुम जो है स्टेटमेंट दे रहे हो, ये तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही जो है तुम्हें एक दिन महंगा पड़ेगा, जो क्योंकि तुम ओपन चैलेंज सिर्फ कानून को नहीं बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की जानिब से लिखी गई किताब को भी जो है ओपन चैलेंज कर रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले इलेक्शनों में जो है ये सेक्युलर माइंड इस देश की पब्लिक जो है तुम्हें बराबर से सबक जो है सिखाएगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद में जो है 28 तारीख को आपको मैं बताऊं तो एक बुजुर्ग पर सिर्फ जो है 70-72 साल की उम्र रखने वाले बुजुर्ग पर एक ऐसे नौजवान है जो भरपूर ताकत रखने वाले नौजवान एक बुजुर्ग पर अटैक कर रहे हैं। तो ये कहां तक लोगों के जहनों में नफरत भरी हुई है आप सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ आसाम में भी एक मामला पेश आया मुसलमानों पर, जिसमें 28 लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया, जिनको यह बताया जा रहा है कि ये मुल्क के रहवासी नहीं है, जिसमें 9 महिलाएं हैं और जो है 19 जो है मर्द हजरात हैं। तो इसमें उनके बीवियां यहां पर, मर्द हजरात की बीवियां यहां अलहदा रह गए और जो औरतों को ले गए उनके शौहर यहां पर अलहदा रह गए, उनके बच्चे यहां, वो वहां, शौहर यहां, औरतें वहां, और शौहर वहां तो औरतें यहां। इस कदर देश को जो है मुकम्मल तरीके से बांटा जा रहा है। और उसके साथ में हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले हरियाणा में 2 लोगों को सिर्फ गौरक्षक नामी जो ये झुंड जो निकला हुआ है इस देश के अंदर, ये देश को फना करने के लिए निकला। मैं आप लोगों के सामने बताता हूं, ये गौरक्षा के नाम पर 2 लोगों को मारा गया, जिसमें जो है एक की डेथ हो गई और एक अभी भी जख्मी है और उस पर भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। और उसके बाद रिसेंट 2 दिन पहले एक आर्यन मिश्रा नामी एक बच्चे को, मासूम बच्चा 15, 16 या 17 साल का बच्चा पीयूसी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चे पर मुसलमान है समझकर अटैक किया गया। और मैं बताता हूं आप लोगों के सामने, जो लोग उसका मर्डर किए हैं बच्चे का, वो उसके बाप के सामने आकर गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं और ये अल्फाज निकाल रहे हैं अपने जबान से कि हम मुसलमान है समझकर मारे बोलकर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है मुसलमान के नाम से इन लोगों के जहनों में एक गुस्सा या फिर नफरत या फिर जो है जहर भरा हुआ है। मैं आपको बताता हूं तो ये जहर भरने का कारण क्या है। और मैं इसमें एक बात बताता हूं, मैं सलाम करता हूं उस बच्चे के माँ बाप को, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह खुले तौर पर कहा कि अगर वो मुसलमान भी होता तो उसे मारने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया, आपको बंदूक चलाने का अधिकार किसने दिया, आपको कानून का हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। और वहां के हरियाणा के सीएम अपना स्टेटमेंट देते हैं, बेशर्म सीएम मैं कहना चाहता हूं उसको, कि गौ रक्षा एक जो है आस्था का मामला है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा बोलकर। अरे गौ रक्षा की जो आप बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो शक के बिना पर आप लोगों की जाने ले रहे हैं, क्या ये किसी की आस्था से जुड़कर नहीं है या एक कम्युनिटी का आस्था नहीं है? आप एक कम्युनिटी के नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिटी का आस्था नहीं है? क्या उनके माँ बाप का आस्था नहीं है? क्या उनके माँ बाप के जज्बात नहीं है? क्या उनके अपने रिश्तेदारों के, उनके कौम के कुछ जज्बात नहीं है? क्या उनका नाराजगी नहीं है? क्या उनका खून नहीं है? जो आप गौ रक्षा के नाम पर जो है उनके खून को जो है पानी की तरह बहा रहे हैं, आप बेशर्मी की तरफ जिस कदर कदम उठा रहे हैं, तो ये देश फना और बर्बाद होने की तरफ जो है चला जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये नीतीश राणा ने जिस कदर स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र के अंदर, इसका आज आपको हैदराबाद के अंदर असर देखने को मिला। हैदराबाद के अंदर आसिफाबाद नामी शहर में जो है पूरी की पूरी एक मुस्लिम बस्ती को जलाया गया, पूरे मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया।
एक जलाकर उसे जो है ढेर या फिर शमशान की शक्ल में बदल दिया गया है। कौन है इसका जिम्मेदार? इतना सब कुछ देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश और जो है गृह मंत्री खामोश। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान खोलना नहीं चाहते, गृह मंत्री अपनी इस मामले में जबान खोलना नहीं चाहते, और जो बीजेपी के जो हेड स्पीकर्स हैं, मैं आप लोगों के सामने फहरिस्त बयान कर सकता हूं उनकी, कि ये हेड स्पीकर जो है पूरे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हीं का असर ये देश के अंदर देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट इस देश में सत्ता में आई, तो उसके बाद में 15 या 16 साल का बच्चा समझिए आप, आज 10 या 11 साल मुकम्मल होने के बाद में वो बच्चा आज नौजवान होकर खड़ा हुआ है, और इस 10 साल में इन हेड स्पीकर्स के और इनकी हेड स्पीच जो दे रहे हैं, इनकी स्पीच को सुनते सुनते 10 साल में जो है ये 25, 26, 27 उम्र के जो बच्चे हैं, इनके जहनों में एक जहर घोला गया है। और ये जहर आज कहीं तो ट्रेन में काम कर रहा है, कहीं गौरक्षा के नाम पर काम कर रहा है, कहीं मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम में फसाद फैलाने के लिए काम कर रहा है, कहीं मस्जिदों में जो है तोड़फोड़ करने का काम कर रहा है, कहीं जो है बस्तियों को जलाने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों के सामने बताता हूं तो इन बीजेपी के हेड स्पीकर जो इस कदर का जो बयान दे रहे हैं, इस पर किसी किस्म के किसी पर एक्शन नहीं है। जिसमें नीतीश राणा नामी एक शख्स एमएलए है, जिसमें हमारे शहर के, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कि हेड स्पीच के अंदर हमारे शहर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल भी कहीं पीछे नहीं है। यह हैदराबाद में एक नालायक एमएलए है राजा सिंह नामी, ये भी इसके हेड स्पीच जो है मुल्क भर में वायरल है। ये अनुराग ठाकुर नामी एक शख्स है बीजेपी का, तो इसके भी हेड स्पीच की जो है कई स्पीच की वजह से कई दंगे फसाद देश में हुए। ये कंगना रनावत जो अभी अभी एमपी बनकर आई हुई है, आज ये किसानों के खिलाफ जहर उगल रही है। और ये नुपुर शर्मा, ये भी जो है मुसलमानों के खिलाफ अपना जहर उगलती है। और इसके साथ तेजस्वी सूर्या जो कर्नाटक का एमपी हमारा, तो ये भी जो है शख्स है जो मुसलमानों के खिलाफ बोलने में पीछे नहीं हटता। हाँ, और ये जो अदुओं की सूरत में भेष लेकर बैठे, भेष बनाकर अपना बैठे हैं, ये पाखंडी लोग, जिसमें जो है साक्षी महाराज और जो है ये रामगिरी महाराज, या ऐसे जो महाराज बनाकर ये लोग बैठे हैं, ये मुल्क को तबाह करने के लिए बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं। और ये गौरक्षा के नाम पर ये पुनीत करेली, ये जो है कर्नाटक के अंदर आज एक बहुत बड़ा फसाद का जड़ बन चुका है। और तो और यहाँ पर सीएम जो है, सीएम लोग भी जो बख्शे नहीं जा रहे। आप हरियाणा के सीएम को सुन सकते हैं, या फिर आप शिवराज सिंह को जो है सुन सकते हैं। तो अफसोस की बात है कि किस कदर जो है बीजेपी के अंदर एक हेट स्पीचेस देने वालों का एक अंबार बड़ा भरा पड़ा है, जिसका जो है खामियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। मैं आप लोगों के सामने बताया कि 15 साल का बच्चा आज 25 साल का गबरू नौजवान होकर खड़ा है। इसके जहन में जो है, इसके दिमाग में जो है मुकम्मल तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये बीजेपी नेताओं के जानिब से जहर भरा हुआ है। तो यही जहर आज मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। किसी मंत्री, किसी लीडर का जो है ख्याल मुल्क की अमन और शांति की तरफ नहीं जा रहा। किसी लीडर का ख्याल, किसी प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री का ख्याल जो है देश की जीडीपी जो दिन ब दिन गिर रही है उसकी तरफ नहीं जा रहा। एजुकेशन के मामले में देश पीछे जा रहा है, उसकी तरफ नहीं जा रहा। इकोनॉमिकली देश गिरता हुआ चला जा रहा है, उसकी तरफ नहीं जा रहा। माशी हालात में देश मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हमारा भरपाई नहीं हो पा रही, उसकी तरफ नहीं जा रहा। बच्चों की एजुकेशन और जॉब की तरफ नहीं जा रहा, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा। अगर ये देश कहीं जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के रास्ते पर बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों के सामने साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि इस देश में जो है कंप्लीट तरीके से प्रधानमंत्री के जरिए एक आरएसएस आइडियोलॉजी को जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और जब तक ये आरएसएस आइडियोलॉजी देश में इंप्लीमेंट होती रहेगी, या फिर इनके आइडियोलॉजी को इस देश में जो है लाया जाएगा, तो ये देश सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा। ये नाम हिंदुत्व दे रहे हैं या नाम हिंदू राष्ट्र का देने के जो पीछे पड़े हुए हैं, अगर ये हिंदुत्व तो देश होगा नहीं, ये ना तो कहीं हिंदू राष्ट्र होगा। ये सबसे बड़ी मिसाल जो है आज हमारे इस मुल्क के जो बच्चे के माँ बाप हैं, जिससे गोली मारी गई आर्यन मिश्रा नामी, उस बच्चे के माँ बाप ने आपके मुंह पर तमाचा मार दिया है। ये सभी हेड स्पीकर्स के मुंह पर ये बताया है कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक सेक्युलरिज्म पर, बाबा साहेब अंबेडकर के कानून पर चलने वाला देश है। तो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, आप ये नापाक इरादे जो है अपने काबू में रखिए और ये देश के खातिर सोचिए। मैं प्रधानमंत्री से दोबारा इस बात को बताना चाहूंगा, आप यस न्यूज के जरिए अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है, आप मीडिया वालों के जरिए अगर मेरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, तो मैं अपनी गुहार लगाता हूं इस सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप अपने इन भौंकने वाले कुत्तों को जो है कंट्रोल में रखें और देश के डेवलपमेंट की तरफ सोचें। आज दिन देश में क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी में ये बात क्लियर की जा चुकी है कि जो
लीडर मुसलमानों के खिलाफ अपनी स्पीच देगा या फिर मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा या फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्टिविटी करेगा तो उसे बड़ा से बड़ा स्थान दिया जाएगा बोलकर। तो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि मुसलमान को इस जलती हुई आग पर एक तवे की शक्ल में बिठाकर आप जो राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, इससे आप बाज आ जाइए। और मैं मुसलमान कम्युनिटी से भी कहना चाहता हूं, कब तक उनकी रोटियां सेकने वाला तवा बनकर काम करेंगे? आप ये मीडिएटर वाला काम बंद कीजिए और अपने खिलाफ होने वाली एक्टिविटीज के खिलाफ आप आवाज उठाइए, आप रास्तों पर आइए, कानूनी दायरे में रहकर इसके खिलाफ जो है मुल्क भर में जो है एहतजाज कीजिए और जो है इंसाफ की गुहार लगाइए अदलियाओं से, क्योंकि अगर हमारा खामोश रहना इनकी ताकत को बढ़ावा दे रहा है। और मैं बताता हूं इससे बढ़ चढ़कर के कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ डिफेंस नामी एक चीज है, उस कायदे कानून को, उस कानून को आप इस्तेमाल कीजिए। आप अगर ऐसे जुल्म को सहते रहेंगे, आप जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे, सिर्फ खामोशी के साथ जो है अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो यह जुल्म रुकने वाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। क्योंकि जब तक आप डिफेंस में रहेंगे, जब तक आप डिफेंस में रहेंगे, आपको यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब आप जो है कानूनी दायरे के अंदर कानूनी रास्तों को लेकर कानूनी लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ेंगे, तब तक ये चीजें आप पर अटैक करती रहेंगी। सर, पिछले दिनों ट्रेन में बुजुर्ग पर जो हमला हुआ, उसे देखकर काफी सारे लोगों में एक ये हुआ कि हम सफर करें ना करें। उसके बाद में जो हरियाणा में मॉब लिंचिंग जिसे मारा गया, मोहम्मद साबिर जिसका नाम था, वो एक सफाई कर्मचारी था, उसके साथ में हर एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है। ऐसे देश में हालात, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जो भी अगर ऐसे कर रहे हैं, अगर हेड स्पीच दे रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस सो मोटो केस करे, उन पर कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा मॉब लिंचिंग करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई कहीं पर भी नहीं होती। यही माहौल बनाया जा रहा है इस देश में कि हेड स्पीच करने वालों को जो ढील देकर जो माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है, ये मुकम्मल तरीके से जो है कानून व्यवस्था की फेल्योर है। और मैं आप लोगों के सामने बताऊं तो जब अदलिया के फैसलों को ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, अदलिया के फैसलों को जो है ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जब आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आप इस देश के रहवासी या फिर देश के नागरिक नहीं बल्कि देश में जो है आतंकवादी कहलाएंगे, मैं बता रहा हूं। और एक माहौल इस कदर का पैदा किया जा रहा है इस देश में कि खौफ का माहौल, कि दाढ़ी रखने वाले को एक खौफ, टोपी पहनने वाले को खौफ, बुरके वाले औरत को खौफ, और जो है मुसलमान नौजवान को खौफ। ये मुसलमानों के दिलों में या फिर दलित भाइयों के दिलों में या फिर जो भी माइनॉरिटीज हैं, इनके दिलों में एक खौफ पैदा करके इस देश में जो है माहौल को, खौफ पैदा करने का इस देश में जो है माहौल को बनाया जा रहा है। यहाँ के भी शासक आए दिन आप देखे होंगे, वो हिंदू मुसलमान में कई भेदभाव करने में कई पीछे नहीं हटते, वो आए दिन हेड स्पीच देते रहते हैं, उन पर भी कहीं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी कहीं कंप्लेंट्स किए गए हैं, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं। अगर एक आम आदमी कोई हेड स्पीच देता है, मुस्लिम हो, उसे तुरंत जेलों में उन्हें बंद किया जाता है, जब इन्हें क्यों बंद नहीं किया जाता है? यही बता रहा हूं कि कानूनी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये गृह मंत्री जो है हमारे देश के बोलो या रियासत के बोलो, दोनों भी फेल्योर माने जाते हैं। कानूनी अगर कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस अपने काम में अगर कोताही बरत रही है, पुलिस अपने काम में लापरवाही बरत रही है, तो ये गृह मंत्री का फेल्योर है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए वरना कुर्सी खाली कीजिए, क्योंकि आप अगर उस काबिल अगर नहीं है तो वहां पर बैठना आपके लिए कलंकित है। मैं बता रहा हूं, आप उस कुर्सी के लिए कलंकित हैं। सर, आज इतने देश में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इतने बुरे हालात हैं, फिर भी मुसलमान खामोश। ये भी मैं आपके सामने अभी बता चुका कि अब जब तक आप खामोश रहेंगे जुल्म होता रहेगा। जब तक आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपना हथियार पेन को नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने अदलियाओं में आकर जो है गुहार लगाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप गुहार लगाना नहीं लगाएंगे, तब तक जो है ये जो है मारपीट चलती रहेगी और जो है एक जुल्म होता रहेगा। मैं समझता हूँ बीजापुर शहर में उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं था जिस कदर आना चाहिए था, जिस कदर अपनी मोहब्बत को जो है, सिर्फ रास्तों पर आने से मोहब्बत का इजहार नहीं होता, बल्कि हमें उसके लिए जो है कुछ ना कुछ इकदाम, कानूनी ही सही, कुछ ना कुछ इकदाम को करना जरूरी है, कुछ ना कुछ कदम उठाना जरूरी है, जो है कानून पर या फिर गवर्नमेंट पर या फिर जो है टोटल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर एक प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। था कि मुसलमान जो है कहीं पर भी जागा हुआ है, मैं समझता हूँ कि अभी मुसलमान सोया हुआ ही है। जागना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन लोगों के लिए जब आप एक हथियार बनते रहेंगे अपने ही लिए, तो ये हमें ही हमारे ही हथियार से हमें मारते चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी खामोशी दुश्मन की ताकत को बढ़ावा दे रही है। सर, आपसे बात करके शुक्रिया सर, बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ रखना किया सर।
आज के जो देश में हालात चल रहे हैं इस पर आपने चर्चा की, लोगों तक समझाया। हम भी चाहते हैं कि लोग एक्टिव हों, ऐसे हेड स्पीच देने वालों पर कानून जो है खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अपना कार्रवाई करे, कड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। कोई भी धर्म के लोग ऐसे नहीं कि वो कर रहे हैं ये करें, कोई भी धर्म के लोग अगर देश में अशांति फैला रहे हैं तो उन पर सरकार की जवाबदारी है, पुलिस प्रशासन की भी जवाबदारी है कि उन पर एक्शन ले। 100 मोटो उनको अधिकार दिया गया है कि कोई कंप्लेंट करे या ना करे, अगर फौरन सुनते हैं तो उन पर एक्शन ले। हमारे यस न्यूज़ की ओर से भी हम प्रशासन हो या डिपार्टमेंट, उससे भी हम गुजारिश करते हैं, तभी हमारा देश सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, तभी हमारा देश जो है एक मैसेज रहेगा दूसरे देश के लिए। थैंक यू सर, आप आए हमारे लिए, आप सभी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.